हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एनसीईआरटी के प्रश्नों का सेट लेकर आया हूँ, जिससे आप खुद को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इस वीडियो में आप क्लास 8 के साइंस से लेकर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है? आपका आंसर है चना। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती हैं। भारत में वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसल हैं। रबी फसल यह शीत ऋतु में उगाए जाने वाली फसल है। गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 में जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोगों से बचाव हेतु एक प्रयोग कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने फफूंद से पेनिसिलिन बनाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपका आंसर है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? आपका आंसर है पोलियो। पोलियो वायरस से होता है। यहाँ कुछ रोगों के नाम दिए गए हैं और वह किनके द्वारा होते हैं उनके बारे में लिखा गया है। क्षय रोग यह जीवाणु से होता है। हैजा यह भी जीवाणु से होता है। टाइफाइड यह भी जीवाणु से होता है। खसरा यह वायरस से होता है। चिकन पॉक्स यह भी वायरस से होता है। पोलियो यह भी वायरस से होता है। हेपेटाइटिस ए यह भी वायरस से होता है। मलेरिया यह प्रोटोजोआ से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। टाइफाइड रोग किस माध्यम से फैलती है? आपका आंसर है जल। यहाँ कुछ रोगों के नाम और वह किनके द्वारा फैलते हैं यह लिखा हुआ है। क्षय रोग वायु से फैलती है। हैजा जल और भोजन से फैलती है। टाइफाइड यह जल से फैलता है। खसरा यह वायु से फैलता है। चिकन पॉक्स यह वायु से और सीधे संपर्क में आने से फैलता है। पोलियो यह भी वायु से और जल से फैलता है। हेपेटाइटिस ए यह जल से फैलता है। मलेरिया यह मच्छर से फैलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वह कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? आपका आंसर है मरकरी। सोडियम और पोटेशियम धातु इतने नरम होते हैं कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। मरकरी या पारा केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? आपका आंसर है सोडियम। सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील होता है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तीव्र अभिक्रिया कर जल जाता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसलिए यह मिट्टी के तेल में रखा जाता है। फॉस्फोरस एक सक्रिय अधातु है। यह वायु में खुला रख देने से आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे जल में रखा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका आंसर है सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। सामान्यतः धातुएं आघातवर्धनीय और तन्य होती हैं और धातु में यह गुण नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? आपका आंसर है लकड़ी। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तित होने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अम्ल वर्षा के मुख्यतः कौन कौन से गैस उत्तरदायी हैं? आपका आंसर है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कोयला और डीजल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के ऑक्साइड छोड़ते हैं। यह दोनों गैस वर्षा जल में मिलकर अम्ल बनाते हैं और इससे अम्लीय वर्षा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन का उष्मीयमान किलोजूल पर केजी में
कितना है? आपका आंसर है 1,50,000 किलोजूल पर केजी। यहाँ पे कुछ ईंधन के नाम दिए गए हैं और उनका उष्मीयमान किलोजूल पर केजी में दिया गया है। लकड़ी, इसका 17,000 से 22,000 तक होता है। कोयला, यह 25,000 से 33,000 तक होता है। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, यह 45,000 तक उसका मान होता है। मीथेन और सीएनजी, इसका वैल्यू 50,000 तक होता है। एलपीजी, इसका 55,000 तक है। हाइड्रोजन, इसका 1,50,000 तक है। किसी ईंधन के 1 केजी पूर्णतः जलने से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा उसका उष्मीयमान कहलाता है। ईंधन का उष्मीयमान को किलोजूल पर केजी मात्रक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है? आपका आंसर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा पौधा घर गैस यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपका आंसर है नाइट्रोजन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। परावर्तन के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा संबंध सही है? आपका आंसर है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है? आपका आंसर है 25 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने के बाद भी कितने समय तक बना रहता है? आपका आंसर है 1/16 सेकेंड। रेटिना पर बना प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने के बाद लगभग 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। यदि 1 सेकेंड में 16 या इससे अधिक प्रतिबिंब को एक साथ दिखाया जाता है तो वह फिल्म हमें चलती हुई नजर आती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेत्र में पुतली की साइज किसके द्वारा नियंत्रित होती है? आपका आंसर है आइरिस। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग का पेशियों का संरचना होता है जिसे परितारिका यानी कि आइरिस कहते हैं। पुतली की साइज को आइरिस से नियंत्रित किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम रखने वाले व्यक्ति हैं। आपका आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे। उनके बाद एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर कदम रखा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी से सूर्य के बाद दूसरा निकटतम तारा कौन सा है? आपका आंसर है अल्फा सेंटोरी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा अल्फा सेंटोरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? आपका आंसर है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। इसी वजह से सूर्य पूर्व में उदय होता है तथा पश्चिम में अस्त होता है। इसी के साथ हमारा ये सेट कंप्लीट होता है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।